रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक है वो जनरल साइंस का है। तो इसके अंदर हम इंशाल्लाह जो सोलर सिस्टम है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अपना जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सोलर सिस्टम जो है इसके बारे में आपने सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये निकोलस जो कोपरनिकस है इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और ये पोलैंड से बिलोंग करते थे और 1473 में ये पैदा हुए थे और 1543 में इनकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ पे एक इंसान का मैं लाजमी तस्करा करना चाहूँगा। ये एक साइंटिस्ट थे बहुत बड़े और इनका नाम था गैलीलियो गैलीली। इन्होंने सैचर्न के जो रिंग्स हैं उनको डिस्कवर किया था। उसके बाद आपने ये भी याद रखना है कि ये इटली से बिलोंग करते थे। और जो गैनामीड है, गैनामीड जो है ये लार्जेस्ट मून है ऑफ द सोलर सिस्टम। तो इसको भी इन्होंने ही डिस्कवर किया था। तो जो टेलीस्कोप है वो भी इनकी ही डिस्कवरी है। तो इनको एक्चुअली असैसिनेट कर दिया गया था 1642 में। इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स भी कहते हैं। और ये जो हेलियोसेंट्रिक है वो वाली जो थ्योरी थी उसके ये बिलीवर थे। तो जो दूसरे दो मॉडल्स थे वो जियोसेंट्रिक और टेकोनिक थे। तो एक्चुअली इसके पीछे इनके जो असैसिनेशन है उसके पीछे एक पूरी स्टोरी थी जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो 16th सेंचुरी थी इसके अंदर डिफरेंट जो एस्ट्रोलॉजिस्ट थे ये डिफरेंट जो मॉडल्स थे उनको फॉलो करते थे। तो बेसिकली ये तीन मॉडल्स थे। वो तीन मॉडल कौन से थे? एक तो जियोसेंट्रिक था, एक एक टेकोनिक था और जो तीसरा मॉडल था वो हेलियोसेंट्रिक था। तो जो जियोसेंट्रिक था वो आज भी वही जो मॉडल है उसको फॉलो किया जाता है। तो जियोसेंट्रिक जो था उसमें ये था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग अर्थ ये सारे जो हैं ना ये सूरज के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। और जो टेकोनिक मॉडल था वो जो टेकोनिक मॉडल के बिलीवर्स थे उनका मानना ये था कि दुनिया के अलावा मतलब जो अर्थ है इसके अलावा हर चीज़ जो है ये सूरज के गिर्द घूमती है। लेकिन जो हेलियोसेंट्रिक है ये एक्चुअली जो बाइबल है ना उसके ऑपोजिट था। बाइबल के अंदर जो मॉडल था वो जियोसेंट्रिक था और ये वाला जो मॉडल था हेलियोसेंट्रिक ये बाइबल के ऑपोजिट था। इसमें इसके जो फॉलोअर्स थे उनका मानना ये था कि जो सूरज, चाँद और सितारे हैं ये अर्थ के गिर्द घूमते हैं और जो ज़मीन है वो साकिन है, वो अपनी जगह से मूव नहीं करती। तो जो 16th सेंचुरी थी इसके अंदर जो पॉप्स थे और जो चर्च के टीचर्स थे, जो कार्डिनल्स वगैरह थे, उनका बहुत ज़्यादा असर व रसूख था, उनका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट था। तो उन्होंने मिल के मुत्तफ़िका तौर पे ये जो गैलीलियो है ना इसको उन्होंने इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ की जो पनिशमेंट है ना वो उन्होंने सुना दी। और इसके ख़िलाफ़ फिर काफ़ी सारी साजिशें हुई और इनको असैसिनेट कर दिया गया था। तो ये स्टोरी आपने याद रखनी है। सोलर सिस्टम में जो चीज़ें आती हैं उनमें गैलेक्सी है, सन है, प्लानट है, एस्टेरॉइड्स होते हैं और मेटेओराइड्स होते हैं। गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी इज़ अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स। इसके अंदर बहुत सारे जो सितारे होते हैं वो होते हैं, ये सितारों का एक जुर्मट होता है। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ आवर गैलेक्सी? तो जो हमारी गैलेक्सी है वो मिल्की वे है। और ये अपने याद रखना है कि जो सन है इट इज़ रिवॉल्व अराउंड द सर्कल ऑफ गैलेक्सी। जो गैलेक्सी का सेंटर है उसके गिर्द जो सूरज है ना ये चक्कर लगाता है। तो गैलेक्सी की शेप का क्वेश्चन आ जाता है तो ये स्पाइरल शेप है, जिस तरह वो स्प्रिंग होता है ना उस तरह की इसकी शेप होती है। जो सूरज है ये आपने याद रखना है कि सेंटर ऑफ गैलेक्सी के अराउंड ये रिवॉल्व करता है। जो प्लैनेट्स हैं ये रोटेट करते हैं इंक्लूडिंग अर्थ, ये सूरज के गिर्द घूमते हैं। और जो चाँद है, जो मून है, वो अर्थ के गिर्द घूमता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ सन जो है उसका आपको बताना चाहूँगा कि जो इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। कोर है, रेडिएटिव जोन है इसका और कनेक्टिव जोन है। तो जो इसकी कोर है इसके बारे में आपने याद रखना है कि ये सबसे ज़्यादा हॉट होती है और इसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको फ्यूजन बोलते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिजन प्रोसेस होता है या फ्यूजन। तो याद आप इस तरह रख सकते हैं जैसे सन के स्पेलिंग में यू आता है तो फ्यूजन के स्पेलिंग में भी यू आता है। ये एक्चुअली दोनों आप कह लें कि न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। तो जो सूरज के अंदर हीट बनती है वो फ्यूजन प्रोसेस से बनती है। तो फ्यूजन प्रोसेस जो है ये सन के अंदर होता है। किस तरह याद रखना है कि फ्यूजन के स्पेलिंग्स में भी यू आता है
और सन के स्पेलिंग्स में भी यू आता है, इस तरह आपको नहीं भूलेगा। तो जो कोर का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है, ये 15 मिलियन सेल्सियस डिग्री जो है इसका टेम्परेचर होता है। क्वेश्चन आता है कि सूरज है क्या, तो बेसिकली ये जो सूरज है ये एक स्टार है और इसको प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, और ये ज़मीन से सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट स्टार है। मतलब जब आप ज़मीन से देखते हैं तो सबसे बड़ा जो सितारा है वो आपको सूरज ही नज़र आएगा, बाकी जो स्टार्स हैं वो बहुत छोटे छोटे नज़र आएंगे, इवन के दिन की रोशनी में आप उनको देख भी नहीं सकते। तो इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम अर्थ ये तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर बनता है, और इसका जो मेजरिंग यूनिट है वो लाइट ईयर है। यानी कि किस तरह हम पता कर सकते हैं कि ज़मीन से सूरज कितना दूर है, तो वो इस तरह पता करेंगे कि हम पूरे साल की जो डिस्टेंस ऑफ लाइट है ना उसको मेजर करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा ट्रैवल करती है ना जो लाइट, उसका अगर हम एक साल का जो कैलकुलेशन है वो निकालेंगे तो फिर हमें पता चलेगा सूरज हमसे कितना दूर है। और ये आपने याद रखना है कि जो सूरज की शुआएँ हैं, जो सूरज की रेज़िज़ हैं वो 8 सेकंड्स में ज़मीन पे आती हैं। सूरज के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन सन कौन सा है, तो वो हाइड्रोजन है, 73% है। हाइड्रोजन के बारे में ये आपने याद रखना है कि ये लाइटेस्ट गैस तो ये होती है, लेकिन ये एक्सप्लोसिव होती है। तो जो हीलियम है ये सॉफ्टेस्ट होती है, ये लाइटेस्ट भी होती है और सॉफ्टेस्ट भी होती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि बलून्स के अंदर कौन सी जो गैस है वो फील की जाती है, तो वो हीलियम की जाती है। बाकी जो 2% है इसके अंदर वो ऑक्सीजन है, कार्बन है, आयरन है, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद हमारे पास ये प्लैनेट्स आ जाते हैं। हमारे पास पहले 9 प्लैनेट्स होते थे, और अब जो प्लूटो है इसको प्लैनेट्स की जो लिस्ट है उससे इसको निकाल दिया गया है, इसलिए इसको डॉर्फ प्लैनेट कहते हैं। तो एग्जिस्ट करता है लेकिन ये डॉर्फ है, मतलब ये सूरज से बहुत ज़्यादा दूर चला गया है। और इसके अलावा हमारे पास अब जो टोटल प्लैनेट्स हैं वो 8 हैं। इनको याद करने का आज मैं एक आपको ऐसा एब्रीवेशन दूंगा कि सारी ज़िंदगी आप इसको भूलेंगे नहीं। ये एब्रीवेशन आपने याद कर लेना, 2 एब्रीवेशन आपको दूंगा। एक एब्रीवेशन ये है कि मतलब जो सीक्वेंस वाइज जो प्लैनेट्स आते हैं सूरज के इर्द गिर्द जो घूमते हैं, सबसे पहला कौन सा आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो ये एब्रीवेशन आपने याद रखना है, ये सीक्वेंस वाइज वाला एब्रीवेशन है एम वेम जेसन, ये आपने याद रखना है। एम से मरकरी है, सबसे पहला जो सूरज का जो क्लोजेस्ट है वो मरकरी है, उसके बाद वीनस आता है, थर्ड नंबर पे अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैचरन है, फिर यूरेनस है, और उसके बाद नेपच्यून है। एम वेम जेसन ये तो हो गया सीक्वेंस वाइज, मतलब क्लोजेस्ट टू फारदेस्ट। तो उसके बाद हमारे पास जो एब्रीवेशन है ये अकॉर्डिंग टू साइज़ है कि सबसे बड़ा कौन सा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे स्मॉलेस्ट। तो ये आपने एब्रीवेशन याद रखना है, जे सन ईव मॉम। ओ मैंने कैपिटल नहीं लिखा क्योंकि ओ से कोई प्लानट नहीं बनता। ईव का मतलब आपको पता है कि हज़रत हव्वा जो हैं उनको ईव कहते हैं, और वो हमारी माँ हैं, हमारी मॉम है वो। तो इसलिए आपने ये एब्रीवेशन याद रखना है कि जे सन ईव मॉम। तो जो जुपिटर है वो सबसे बड़ा है, उससे छोटा सैचरन है, उससे छोटा यूरेनस है, उससे छोटा नेपच्यून है, फिर अर्थ है, फिर वीनस है, फिर मार्स है, और सबसे जो छोटा है ना वो मरकरी है। आगे चले तो जो मरकरी है इनके जो फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी स्टार्स हैं उनके फीचर्स भी वो पेपर्स के अंदर पूछ लेता है। तो जो मरकरी है इसका सबसे जो कह लें कि पहला फीचर है वो तो यही है कि ये क्लोजेस्ट टू सन है, ये सूरज के सबसे ज़्यादा करीब है, और साइज़ में ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है। और इसका जो ऑर्बिट है, चूँकि ये सूरज के सबसे ज़्यादा करीब है तो इसलिए ये इसका जो ऑर्बिट है वो क्विकेस्ट होगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो फीचर्स हैं ना वो वीनस के हैं, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो भी वीनस से ही रिलेटेड आते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। तो इसके जो फीचर्स हैं वो आपने याद रखनी है। इसको एक तो अर्थ ट्विन कहते हैं, इसको ज़मीन का जो जुड़वा भाई है ना वो बोला जाता है। लॉन्गेस्ट रोटेशन पीरियड है इसका। इसका जो एक दिन है ना वो ज़मीन के 243 डेज़ के बराबर है, ये आपने याद रखना है। और ये हॉटेस्ट प्लानट है, ये सूरज के गिर्द क्लॉकवाइज घूमता है। बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग अर्थ वो सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं सूरज के गिर्द। ये वाहिद प्लैनेट है जो क्लॉकवाइज रोटेट करता है, और इसको ये सेकंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट है, और ये नाइट स्काई में देखा जा सकता है। मतलब चांद के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसको हम नाइट स्काई के अंदर देख सकते हैं। इसको मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, इसको इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। इसका कोई भी नेचुरल मून नहीं है। ज़मीन का आपको पता है कि अर्थ का एक मून है,
इसका कोई भी मून नहीं है। और इसके बारे में आपने ये भी याद रखना है, क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला जो एयरक्राफ्ट है वो किस प्लानट के ऊपर लैंड हुआ था, तो वो वीनस के ऊपर हुआ था 1962 में। उस प्लानट का नाम था मरीनर 2। तो उसके बाद हमारे पास अर्थ आ जाता है। अर्थ के जो फीचर्स हैं वो ये हैं कि ये ओनली प्लानट है इन द वर्ल्ड विच इज़ सपोर्टिंग लाइफ। उसके बाद ये आपने याद रखना है कि इसके अंदर जो पानी है वो मौजूद है, बाकी जितने भी प्लानट्स हैं उनके अंदर वाटर नहीं है, इसके अंदर पानी है। 70% जो अर्थ क्रस्ट है वो ओशनिक है। और उसके बाद इसके अंदर हर किस्म, जो तीनों किस्म के मैटर्स हैं वो भी पाए जाते हैं, जिसको जिसको हम ठोस माया गैस कहते हैं, यानी कि लिक्विड सॉलिड एंड गैस। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि जो ज़मीन की रोटेशन है, मतलब रोटेशन से दिन और रात बनते हैं, तो जो इसकी रोटेशन है वो 23 घंटे और 56 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। और जो इसकी रिवॉल्वेशन है, यानी कि इसका सूरज के गिर्द घूमना, ये 365 दिन और 0.25 मतलब 25 मिनट के आप लगा लें कि ये 6 आवर्स एंड 4 सेकेंड्स बनते हैं। तो सॉरी 4 मिनट्स, 6 आवर्स एंड 4 मिनट्स। तो 365 दिन 6 घंटे और 4 मिनट में जो इसका सर्कल है ना वो सूरज के गिर्द कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर ओजोन लेयर भी है जो कि जो अल्ट्रा वायलेट रेजिज़ हैं उनको ज़मीन पे पहुंचने नहीं देती, प्रिवेंट करती है। और इसका एक चांद है। उसके बाद हमारे पास मार्स आता है। जो मार्स है इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं। इसके 2 चांद हैं और इसके अंदर लार्जेस्ट वोल्कानो भी है। प्लैनेट जो सोलर सिस्टम की लार्जेस्ट वोल्कानो है वो इसके अंदर है, और जो सोलर सिस्टम की टालेस्ट माउंटेन है वो भी इसके अंदर है। उस माउंटेन का नाम है मोन्स ओलंपिस। उसके बाद हमारे पास जुपिटर आता है। जुपिटर जो है ये लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम है, और ये सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ रोटेट करता है। इवन कि इसका जो एक दिन है ना वो सिर्फ ज़मीन के 9 घंटों के बराबर होता है। शॉर्टेस्ट रोटेशन पीरियड है इसका। और 1831 में इसके अंदर एक स्टॉर्म आया था जिसकी वजह से एक ग्रेट रेड स्पॉट जो है ना वो इसके अंदर पड़ गया था। इसके ऊपर आप देख भी सकते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कि जो स्टॉर्म है वो कब आया था जुपिटर में जिसकी वजह से रेड स्पॉट पड़ गया था, तो वो 1831 में आया था। इस पहले इसके सबसे ज़्यादा मून होते थे, अब सैटर्न के सबसे ज़्यादा मून है। इसके मून्स जो थे उनकी तादाद थी 67। और इस जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है जिसको गैलीलियो ने डिस्कवर किया था, गैनामीड, वो भी जुपिटर का ही मून है। उसके बाद हमारे पास सैचरन आता है। सैचरन जो है ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम है, और इसकी जो डेंसिटी है वो अपनी याद रखना है कि पानी से भी कम है इसकी डेंसिटी। और उसके बाद आपने ये याद रखना है कि इसके इर्द गिर्द जो रिंग्स हैं वो गैलीलियो ने डिस्कवर किए थे, और इनको कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बोला जाता है। और इसके सबसे ज़्यादा मून है, 82 मून्स हैं इसके। और यहाँ पे आपने ये भी याद रखना है कि जिम पेबल्स जो है उसने ये जो 20 मून्स हैं इनको डिस्कवर किया। 2019 में फ़िज़िक्स का जो नोबेल अवार्ड है वो जिम पेबल्स को मिला है, और ये कनाडा से बिलोंग करता है। उसके बाद हमारे पास यूरेनस आता है। जो यूरेनस है ये इसको ग्रीन स्टार भी बोलते हैं, और इसके 27 मून्स हैं। उसके बाद नेपच्यून आता है। ये सूरज का सबसे फारदेस्ट है, मतलब सबसे दूर जो है सूरज से वो नेपच्यून है। और इसको मीथेन की वजह से इसका जो कलर है वो ज़मीन से ब्लू नज़र आता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मीथेन है, और इसके टोटल 14 मून है। उसके बाद आपको ये बताता चलूँ कि लूनर एक्लिप्स और जो सन एक्लिप्स है, मतलब चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण, ये कैसे लगते हैं। तो जब ज़मीन बिटवीन सन एंड मून आ जाती है तो फिर लूनर एक्लिप्स लगेगा, क्योंकि जो सूरज की शुआएं हैं वो चांद के ऊपर डायरेक्ट नहीं पहुंच सकती, वो पहले ज़मीन पे पड़ती हैं फिर चांद पे जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं लूनर एक्लिप्स। तो क्वेश्चन आता है कि जब चांद ग्रहण लगता है तो कौन सी नमाज अदा की जाती है, तो ये आपने याद रखना है कि नमाज खसूफ जो है वो अदा की जाती है। उसके बाद हमारे पास सन एक्लिप्स आता है। तो जब सन एक्लिप्स कैसे लगता है, जब मून सन एंड अर्थ के दरमियान आ जाता है, तो फिर जो सूरज की शुआएं हैं वो ज़मीन के ऊपर डायरेक्ट नहीं पड़ती, पहले चांद पे पड़ती हैं फिर ज़मीन पे आती हैं। तो फिर ये सन एक्लिप्स कहलाता है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि जब सन एक्लिप्स लगता है तो हम कौन सी नमाज अदा करेंगे, तो फिर नमाज कसूफ अदा करेंगे। तो ये आज का लेक्चर था। तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और
और नोटिफिकेशन अपनी ऑन कर लें ताकि जैसे ही मैं जो वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो इंशाल्लाह लाइफ ऑफ खुलफाए राशिदीन एंड इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ खुलफाए राशिदीन, उस टॉपिक के ऊपर हम जो नेक्स्ट लेक्चर ना वो इंशाल्लाह करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।